राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने चौथा बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 14। तुम भी इन बातों का जिक्र किसी से मत करना और ना ही किसी को बताना कि हम अपने कमरे से बाहर निकले थे और थोड़ी देर बाद तुम खुद ब खुद ही सब कुछ भूल जाओगे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ही सब कुछ भूल जाऊंगा। ठीक है, अब तुम दोनों यहीं बैठ जाओ और अगर मेरा कोई पूछे तो कह देना मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। जो आ गया पिंडत जी, हम दोनों यहीं बैठ जाते हैं और जिस किसी ने भी आपका पूछा तो हम कह देंगे कि आप अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। पिंडत कालीदास फौरन उन दोनों सेवकों के पास से उठकर गुलाम गर्दश की तरफ जाने लगा, जबकि वो दोनों सेवक खोए खोए से वहीं बैठ गए। जब पिंडत कालीदास गुलाम गर्दश के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो उसे एक कोने में सीढ़ियां ऊपर जाती हुई नजर आईं। वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। उन सीढ़ियों का खात्मा एक और गुलाम गर्दश में हुआ। पिंडत कालीदास उस गुलाम गर्दश में सीधा आगे बढ़ने लगा। ये गुलाम गर्दश आगे जाकर एक बहुत बड़े कमरे में ख़त्म हुई। उस कमरे में से 5 दरवाजे मुख्तलिफ अतराफ में निकलते थे। पिंडत कालीदास कुछ सोचकर एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उस बड़े कमरे के एक दरवाजे से बाहर निकलने के बाद पिंडत कालीदास को फिर एक गुलाम गर्दश नजर आई, जिसकी दोनों अतराफ बहुत से कमरे थे। पिंडत कालीदास ने एक एक करके सब कमरों को देख डाला, लेकिन उसे राजकुमारियां तो क्या कोई दासी भी नजर ना आई। वो वहां से फौरन वापस पलटा और बड़े कमरे में पहुंचकर उसके एक और दरवाजे में दाखिल हो गया। यहां पर भी उसे एक गुलाम गर्दश नजर आई। पिंडत कालीदास इस गुलाम गर्दश में मौजूद कमरों को भी एक एक करके देखने लगा, लेकिन उन कमरों में ज्यादातर के दरवाजों को बाहर से कुंडी लगी हुई थी और जिन दरवाजों की कुंडियां खुली हुई थीं वो अंदर से खाली पड़े थे, यानी उन कमरों में कोई भी मौजूद नहीं था। पिंडत कालीदास फौरन उस गुलाम गर्दश से वापस आकर बड़े कमरे से होता हुआ एक और गुलाम गर्दश में दाखिल हो गया। उस गुलाम गर्दश में 2-3 दासियां इधर उधर जाती हुई नजर आईं। पिंडत कालीदास बगैर किसी के पूछे एक ऐसे कमरे में दाखिल हो गया जिसमें से एक सुंदर सी दासी बाहर निकली थी, क्योंकि उसे मालूम था कि राजकुमारियों की दासियां भी उन्हीं की तरह सुंदर हुआ करती थीं। यानी राजकुमारियां चुन चुनकर दासियों को अपनी खिदमत पर लगाती थीं। पिंडत कालीदास जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसे राजकुमारी सरस्वती दिखाई दी। वो पलंग पर लेटी हुई थी, लेकिन पिंडत कालीदास को देखते ही उठकर बैठ गई। पिंडत कालीदास को शक पड़ा कि राजकुमारी सरस्वती की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आइए पिंडत जी, आप वहीं क्यों खड़े हो गए? आइए आइए, इधर बैठिए। पिंडत कालीदास राजकुमारी सरस्वती के कहने पर पलंग के साथ पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठकर बोला,
हमारे मन ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो हम तुम्हें देखने के लिए इधर चल पड़े। क्या सच पंडित जी ये बात आपके मन ने कही है? क्यों, इसमें तुझे कोई शक है? शक कैसा पंडित जी, आप तो बहुत महान हैं। बस मैं तो ये समझी थी कि कहीं पिताजी ने आपको मेरी तरफ भेजा है ताकि आप मेरे इस रोज रोज के सर दर्द का कोई इलाज कर सकें। तो क्या तुम्हारे सर में दर्द है? हाँ पंडित जी, ये दर्द मुझे हर दूसरे तीसरे रोज हो जाता है। क्या तुमने अपने वैद्य से इलाज नहीं करवाया? बहुत इलाज करवाया है, परंतु वैद्य जी को मेरे इस दर्द की कुछ समझ नहीं आती। चलो अब हम तुम्हारे इस दर्द का इलाज करते हैं। क्या सच पंडित जी आप मेरा इलाज करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ज़रा हमारे नज़दीक आ जाओ ताकि हम इस दर्द को जड़ से ही ख़त्म कर दें। ये ले पंडित जी, मैं आपके नज़दीक आ गई। राजकुमारी सरस्वती अपने आप को घसीटकर पलंग के किनारे बिल्कुल पंडित कालिदास के सामने आकर बैठ गई। पंडित कालिदास ने उसके सर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर कहा, सरस्वती, आज रात जब सब हवेली वाले सो जाएंगे तो तुम खामोशी के साथ अपने कमरे में से निकलकर हवेली के छोटे गेट की तरफ से हवेली से बाहर निकलोगी और सीधी बूरा नदी की तरफ जाओगी। वहां से तुम्हें सीधा खंडर की तरफ जाना है, जहां तुम्हें एक सुंदर सी कन्या दिखाई देगी। तुम्हें वो कन्या जहां भी ले जाए तुम खामोशी से उसके साथ चली जाना। क्या तुम में मेरी बात समझ में आ गई है? जी पंडित जी, बिल्कुल समझ आ गई। याद रखो, तुम्हें हवेली के छोटे गेट से बाहर निकलना है। कौन से गेट से बाहर निकलना है? छोटे गेट से। सरस्वती ने किसी मुवक्किल या शहरजादा की तरह खोए खुए अंदाज में कहा। पहले तो गेट तुम्हें खुला हुआ ही मिलेगा और अगर भेंट बंद भी हुआ तब भी तुम उसे खोलकर बाहर निकल जाओगी। ये बताओ कि राजकुमारी सुंदरमती का कमरा किधर है? मेरे कमरे के साथ वाला कमरा। राजकुमारी सरस्वती की आवाज़ कहीं जोर से आती हुई महसूस हुई। और तुम्हारी माता साधना देवी का माता का कमरा सबसे कोने में है, इसी गुलाम गर्दिश के कोने में या फिर किसी और गुलाम गर्दिश के कोने में, इसी गुलाम गर्दिश के कोने में। ठीक है, तुम ये बातें किसी को भी नहीं बताओगी और जो ही हम कमरे से बाहर निकलेंगे तुम तुरंत ही सो जाओगी। क्या कहा मैंने? मैं ये बातें किसी को भी नहीं बताऊंगी और आपके यहाँ से निकलते ही सो जाऊंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम सोने के लिए लेट जाओ। जब पंडित कालिदास ने सरस्वती के दिमाग को अपनी दिमाग की गिरफ्त से आज़ाद किया तो पंडित कालिदास की आंखें इंतहाई सुर्ख हो चुकी थी। फिर पंडित कालिदास ने सरस्वती के सर को अपने हाथों की गिरफ्त से आज़ाद किया तो वो किसी नशी की तरह पलंग पर आड़ी तिरछी होकर लेट गई। पंडित कालिदास ने उसे जल्दी जल्दी सीधा करके लिटाया और फौरन ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। लेकिन जो ही वो कमरे से निकला तो सामने से राजकुमार जगजीत सिंह और मंत्री कैदोराज आते हुए दिखाई दिए। पंडित कालिदास उन दोनों को अचानक ही अपने सामने देखकर बौखला गया, लेकिन उसने अपनी ये बौखलाहट किसी पर जाहिर ना होने दी। राजकुमार जगजीत सिंह और मंत्री कैदोराज ने जब पंडित कालिदास को राजकुमारी सरस्वती के कमरे से बाहर निकलते देखा तो वो दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। राजकुमार जगजीत सिंह एकदम अपनी तलवार निकालकर पंडित कालिदास की तरफ बढ़ा तो पंडित कालिदास अपनी जगह से जरा भी ना हिला, बल्कि हाथ उठाकर उसे वहीं रुक जाने का कहा और बोला, जगजीत सिंह, पहले हमारी बात सुन लेना। ये ना हो कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को बाद में पछताना पड़े। राजकुमार जगजीत सिंह वहां तो ना रुका, अलबत्ता पंडित कालिदास के सामने रुककर इंतहाई गुस्से से बोला, तुम सरस्वती के कमरे में क्या लेने गए थे? हमने उस कन्या से क्या लेना देना? उसने हमें खुद ही संदेशा देकर बुलाया था कि पंडित जी थोड़ा समय निकालकर हमें भी देख लीजिएगा, हमारे शीश में हर समय पीड़ रहती है।
और हमारे बीद जी हैं कि उन्हें इस पीड़ की समझ ही नहीं आ रही, और हम हैं कि इस पीड़ के दिन से दिन ब दिन बौले हुए जा रहे हैं। जगजीत सिंह, राजकुमार सरस्वती ने हमें यह संदेशा काफी देर पहले भेजा था, परंतु उस समय हम एक जाप कर रहे थे और जाप में हम ज्यादा बोल नहीं सकते, इसलिए जाप खत्म होते ही इधर आ गए। परंतु अगर राजकुमारी सो रही थी, और अगर वो सो रही थी, तो फिर तुम उसके कमरे में क्यों गए थे? बालक, ऊंचा मत बोल, तेरे यूं चिल्लाने से आकाश नहीं फट पड़ेगा। सरस्वती के कमरे में हमने जो कुछ देखा तू वो सोच भी नहीं सकता। पिंडत जी, आपने राजकुमारी जी के कमरे में क्या देखा? मंत्री कैदोराज ने बहुत बाअदब से पूछा। मंत्री कैदोराज जी, राजकुमारी के शीश की पीड़ी कोई आम पीड़ नहीं है। आपको चाहिए था कि उसे वेदों और तबीबों को दिखाने की बजाय किसी पंडित या पुजारी को दिखाते। पंडित जी, आपने जो भी कहना है जरा खुलकर कहिए, हम आपकी बात का अर्थ नहीं समझे। मंत्री कैदोराज जी, राजकुमारी सरस्वती के शीश पर एक काली छाया है। क्या? पंडित जी, आइए इधर बैठकर बात करते हैं। अरे छोड़िए मेरा हाथ, बड़े आए बैठकर बात करने वाले। अपना मतलब होता है तो फिर पंडित जी, और जब मतलब निकल जाता है तो फिर कुत्ते की तरह हमें नहीं पहचानते। तुम दोनों यही चाहते थे ना कि हम यहाँ से निकलकर दोबारा मेहमान खाने में चले जाएं। अरे हम थूकते हैं इस हवेली पर, आख थू। हमें क्या जरूरत है जो ऐसे मतलबियों के काम करें, जो अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं रखते और पहले मनुष्य को मेहमान बनाते हैं और फिर उस पर पहरा लगवा देते हैं। तू है तुम सब पर और तुम्हारी गंदी सोचों पर। तुम दोनों क्या समझते हो कि हम कुछ नहीं जानते? अरे हम तो तुम्हारे दिलों के गदलेपन तक को जानते हैं। अरे 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 काली माता, हमें अपने शरण में ले ले। हम इन गंदों में आकर बहुत गंदे हो गए। उन्होंने हमारा और तेरी काली विद्या का बहुत अपमान किया है। हमें क्षमा कर दे काली माता, हमें क्षमा कर दे। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाले। ये नगर तो बहुत ही मनहूस नगर निकला, जहां चारों ओर काली परछाइयां ही काली परछाइयां बिखरी हुई नजर आ रही हैं। हमने इस नगर के चंडालों के लिए अपना एक हाथ भी जलवा लिया, पर इन चंडालों ने फिर भी हम पर शक ही किया। इन कुत्तों को यह नहीं मालूम कि मौत की काली परछाइयां उनके सरों पर मंडला रही हैं। ये उन परछाइयों से कभी नहीं बच सकते और सब एक एक करके मारे जाएंगे। ऐ काली माता, मेरी रक्षा कर और हिफाजत से मुझे इस नगर से निकाल। राजकुमार जगजीत सिंह और मंत्री कैदोराज पंडित कालीदास की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि पंडित कालीदास उनके बारे में सब कुछ जानता है। पंडित कालीदास ये बातें करके फौरन ही वापस मुड़ गया। अभी वो सीढ़ियां नीचे उतरा ही था कि राजकुमार जगजीत सिंह और मंत्री कैदोराज भागकर उसके पास पहुंच गए और उसकी मिन्नत समाजत करने लगे कि आप कहीं मत जाइए और हमें इस मुसीबत से निकालिए। पंडित कालीदास इन दोनों से सख्त बरहम था। वो सिर्फ एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि मैं अब इस नरक में नहीं रहने वाला। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि हवेली से बहुत से सेवक वहां जमा हो गए। उनमें से कोई राजा बलबीर सिंह को बुला लाया। राजा बलबीर सिंह ने बड़ी मुश्किल से पंडित कालीदास को एक कुर्सी पर बिठाया। पंडित कालीदास उससे अपना रुख मोड़कर बैठ गया। अरे पंडित जी, हम जानते हैं कि हमारी गलती है, पर हम आपसे माफ़ी भी तो मांग रहे हैं। हमें माफ़ कर दीजिए पंडित जी, हमें माफ़ कर दीजिए। बलबीर सिंह, हम तेरी इज्जत केवल इसलिए कर रहे थे कि तुझे भगवान ने इज्जत दी है, और जिसको भगवान इज्जत देता है उसकी इज्जत करना हम अपना धर्म समझते हैं, पर तू कुछ और ही समझा। अरे तेरे जैसे राजों महाराजों पर हम थूकते भी नहीं हैं। हम तो तुझे कुछ और ही समझकर यहाँ रुक गए थे, पर हमें क्या मालूम था कि तू भी इन चंडालों के बहकावे में आ जाएगा। पंडित जी, आखिरी बार हमें क्षमा कर दे, फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, इसे आखिरी बार ही समझ, पर इसके बाद किसी की नहीं सुनने वाले। ठीक है पंडित जी, ठीक है, अब आप आराम कीजिए। महाराज, पंडित जी से ये तो पूछिए कि इन्होंने राजकुमारी सरस्वती के कमरे में कैसी छाया देखी थी? क्या छाया? और वो भी सरस्वती के कमरे में?
मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। हम में समझाते हैं तुझे बलबीर सिंह, इसी वजह से तो इन दोनों कुत्तों ने हमारा अपमान किया था और तेरे इस सपुत्र ने तो हम पर तलवार भी निकाली थी। आप पर तलवार निकाली थी? पर क्यों? ये तो तू अपने सपुत्र से ही पूछना कि इसके गंदे जहन में क्या बात आई थी। हम तो तुझे ये बताते हैं कि तेरी सपुत्री के सर पर एक काली छाया है। जिस मनुष्य के सर पर यह काली छाया हो वो मनुष्य ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यह काली छाया उसे किसी दिन मार देती है। उसी काली छाया की वजह से तेरी सपुत्री के सर में हर वक्त दर्द रहता है। जिस वक्त मैं तेरी सपुत्री के कमरे में दाखिल हुआ तो तेरी सपुत्री सो रही थी और मौत की काली छाया उसके सर पर मंडला रही थी। बलबीर सिंह, अगर मैं तुम्हारी तरह कोई आम मनुष्य होता तो यह छाया कभी भी मुझे नजर ना आती, पर मैं एक मंत्री था इसलिए वो मुझे नजर आ गई। मैं उसे पकड़ने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो वो तुरंत ही चंपत हो गई। मैंने वहीं खड़े होकर एक छोटा सा स्मरण किया और तेरी सपुत्री के पलंग के चारों ओर एक मंडल खींच दिया ताकि वो छाया पलंग पर तेरी सपुत्री के पास ना जा सके। जब हम कमरे से बाहर निकले तो आगे इन दोनों की हम पर नजर पड़ गई और ये मूर्ख पता नहीं क्या समझ बैठे। अरे पिंडत जी, इन दोनों ने जब भी कुछ सोचा है तो गंदा ही सोचा है। आप ये बताएं कि वो छाया दोबारा मेरी सपुत्री के सर पर तो नहीं आएगी? जब तक वो अपने पलंग पर रहेगी तब तक तो नहीं आएगी, लेकिन जो ही वो पलंग से नीचे उतरेगी तो तुरंत ही वो छाया उसके सर पर वापस आ जाएगी। पिंडत जी, आप मेरी सपुत्री को पलंग से नीचे उतारिए और जो ही वो छाया उसके सर पर आए तो आप उसे पकड़ लीजिए। क्या तू बौला तो नहीं हो गया है? हमें ही देखकर तो वो छाया भागी थी, फिर हमारी मौजूदगी में वो दोबारा उसके सर पर कैसे आ सकती है? पिंडत जी, पर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमेशा हमेशा के लिए मेरी सपुत्री की उस छाया से जान छूट जाए। करेंगे, जरूर करेंगे। उसके लिए एक जाप करना पड़ता है, पर अगले 3 दिनों तक हम वो जाप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आज सुबह ही एक ऐसा जाप शुरू किया है जिसे हमने 3 दिन तक करना है। अगर उस जाप के दौरान हमने कोई और जाप किया तो हम हमेशा हमेशा के लिए गूंगे हो जाएंगे। ठीक है पिंडत जी, आप अपना जाप खत्म करके सरस्वती के लिए कुछ करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही ये जाप खत्म होगा तो मैं राजकुमारी सरस्वती के लिए जाप शुरू कर दूंगा। अच्छा, अब मैं जरा आराम करूंगा। शाम को जब थोड़ा अंधेरा छा गया तो पिंडत कालीदास अपने कमरे से बाहर निकला। अपने इर्द गिर्द देखने के बाद उसने हवेली से बाहर जाने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो सिर्फ हवेली वालों के लिए इस्तेमाल में ही था, यानी उस रास्ते से दरबारियों को आने जाने की इजाजत नहीं थी। पिंडत कालीदास को उस रास्ते पर सवाए हवेली की एक दासी के और कोई नजर ना आया। सांवली सी रंग की वो दासी जो ही पिंडत कालीदास के करीब से गुजरी तो पिंडत कालीदास के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने लपक कर दासी का हाथ पकड़ लिया और वो बेचारी पहले ही पिंडत कालीदास से बहुत घबराई हुई दिखाई देती थी और पिंडत कालीदास से कतरा कर निकल जाना चाहती थी, लेकिन पिंडत कालीदास ने उसका हाथ पकड़कर उसको बिल्कुल ही डरा दिया। क्या नाम है तेरा? पिंडत कालीदास ने रोबदार आवाज में पूछा। जी। दासी बहुत डरी हुई थी। जी की बच्ची, हमने तेरा नाम पूछा है। मरलिया। मरलिया, तेरा नाम तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तेरे मुख की तरह। हवेली में किसकी सेवा करती हो? रानी जी की। अच्छा, तो तू रानी साधना की दासी है? जी। इस जीजी के अलावा तो कुछ और नहीं बोल सकती? और क्या बोलूं जी? अरे हम तुझे बताते हैं, जरा अपनी आंखें उठा, मेरी आंखों में तो देख, और देखना नहीं तो यहीं पर जलाकर भस्म कर देंगे। मुरलिया ने जो ही ऊपर देखा तो पिंडत कालीदास ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुझे हमारा कमरा मालूम है? जी मालूम है। तो यहां से सीधे हमारे कमरे में जाकर बैठ जाएगी और जब तक हम आ नहीं जाते वहीं बैठकर हमारा इंतजार करेगी। क्या करेगी? आपका इंतजार करूंगी। कहां? आपके कमरे में। ठीक है, अब जा, पर सबसे आंख बचाकर जाना।
पंडित कालिदास ने जब मुरलिया का हाथ छोड़ा तो वह किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ गई, जबकि पंडित कालिदास मकरू हंसी हंसते हुए हवेली के बड़े गेट की तरफ जाने लगा। हवेली के गेट पर मौजूद दरबान ने पंडित कालिदास को देखते ही गेट खोल दिया। पंडित कालिदास जब गेट से बाहर निकल आया तो उसने अपने इर्द गिर्द देखा, वहां कोई भी नहीं था। और होता भी कैसे, क्योंकि राय सिंह नगर के बासी तो सरे शाम ही अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाया करते थे। वैसे भी आज सुबह ही उन्हें शमशान घाट में से गनोनत की उधड़ी हुई लाश मिली थी। पंडित कालिदास ने दरबान को, जो कि अब गेट को अंदर से कुंडी लगाने लगा था, आवाज देकर बाहर बुला लिया। जो ही दरबान बाहर आया तो पंडित कालिदास ने उससे कहा कि जरा मेरी आंख में तो देख, शायद कोई मच्छर वगैरह आंख में चला गया है। दरबान का पंडित की आंख में देखना था कि पंडित कालिदास ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया और गुर्राकर बोला, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब थोड़ा और अंधेरा हो जाए तो हवेली का छोटा गेट जाकर खोल देना और फिर उस गेट को भूर होने सुबह की सफेदी तक बिल्कुल भूल जाना, लेकिन जो ही भूर हो तो उस गेट को जाकर बंद कर देना और इस बात को बिल्कुल ही भूल जाना। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? जी मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है। ठीक है, अब इस बात को भी भूल जा के मैं यहाँ आया था। मैं भूल जाऊंगा आप यहाँ आए थे। पंडित कालिदास दरबान के दिमाग को अपनी दिमागी गिरफ्त से आज़ाद करते ही उससे पहले गेट में दाखिल होकर हवेली के उस रास्ते की तरफ जाने लगा जिस रास्ते से वह बाहर निकला था। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो आगे मुरलिया पलंग पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। पंडित कालिदास ने उसे देखते ही मकरू सी हंसी हंसकर अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दी। दरवाजे को कुंडी लगाने के बाद पंडित कालिदास ने कमरे में मौजूद लालटेन को भी फूंक मारकर बुझा दिया। अंधेरा होते ही मुरलिया एकदम घबराकर पलंग से उठी, लेकिन पंडित कालिदास ने उसे पलंग पर गिरा लिया और फिर सारी रात ही पलंग था, मुरलिया थी और गुरु घंटाल था। आधी रात का वक्त था। हवेली में 400 खामोशी तारी थी। राजा बलबीर सिंह अपनी रानी के पहलू में सोया हुआ था। राजकुमार जगजीत सिंह अपने घोड़े बेचकर सो रहा था। राजकुमारी सुंदरमती सपने में एक सुंदर और सुशील जवान के आगे घोड़े पर बैठी हवा से बातें कर रही थी कि राजकुमारी सरस्वती बिल्कुल खामोशी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। गुलाम गर्दश से गुजरकर वो एक बड़े कमरे में पहुंची। वहां से वो इधर उधर देखते हुए एक दरवाजे में से गुजरकर फिर एक गुलाम गर्दश में दाखिल हुई। उस गुलाम गर्दश का खात्मा सीढ़ियों पर हुआ जो कि नीचे जा रही थी। राजकुमारी सरस्वती बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखते हुए वो सीढ़ियां उतरने लगी। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो किसी के घर से चोरी करके वापस जा रही हो। उन सीढ़ियों के आखिर में फिर एक लंबी गुलाम गर्दश थी। उस गुलाम गर्दश में से गुजरकर सरस्वती एक ऐसे हालनुमा कमरे में पहुंची जहां से मुख्तलिफ कमरों को रास्ते जाते थे। उन्हीं कमरों में से एक कमरा पंडित कालिदास का था, जो इस वक्त मुरलिया के सांवले शरीर पर अपना तसल्लुत जमाए हुए उसे भूखे कुत्ते की तरह भंभोड़ रहा था। वहां से राजकुमारी सरस्वती हवेली से बाहर जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। थोड़ी देर के बाद वो हवेली के बहुत बड़े सहन में से गुजरकर छोटे गेट की तरफ जा रही थी। हवेली का छोटा गेट तो वैसे भी इस्तेमाल में बहुत कम आता था और रात के इस वक्त तो बिल्कुल ही सुनसान पड़ा हुआ था। गेट का दरवाज़ा खुला हुआ था। राजकुमारी सरस्वती ने एक मर्तबा फिर पीछे मुड़कर देखा और फिर गेट में से बाहर निकल गई। हल्की हल्की चांदनी थी। उस हल्की चांदनी में हवा की वजह से छोटे बड़े दरख्तों के लहलहाते हुए सायों पर भूतों का गुमान होता था। अगर राजकुमारी सरस्वती अपने होशो हवास में होती तो उन लहलहाते हुए सायों को देखकर खौफ से बेहोश हो जाती, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं थी। इसलिए वो बेधड़क तेज तेज चलती हुई शमशान घाट की तरफ जा रही थी। आखिर इस वक्त राय सिंह नगर से बाहर का कोई शख्स राजकुमारी सरस्वती को देख लेता तो ये समझता कि ये कोई परी है और भागी चली आ रही है।
शायद उसके पीछे कोई देव लगा हुआ है। राजकुमारी सरस्वती की साड़ी का पल्लू हवा से फड़फड़ा रहा था, जैसे कि वो उसे आगे जाने से मना कर रहा हो और तड़प तड़प कर फरियाद कर रहा हो। लेकिन राजकुमारी सरस्वती पर उसकी किसी तड़पन और फरियाद का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो आगे ही आगे बढ़ी जा रही थी। जब राजकुमारी सरस्वती शमशान घाट के पास पहुंची तो फिर उसका रुख बूरा नदी की तरफ था। लैलावती चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सुझाए अपनी कमीन गाह से निकलकर बूरा नदी की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बूरा नदी के पार पर थी। अगरचे चांदनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी लैलावती की नज़र दूर दूर तक काम कर रही थी। उसे दूर दूर तक कोई ज़ी-रू दिखाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद वो राय सिंह नगर की तरफ जाने लगी। शायद आज फिर उसका इरादा शब खून मारने का था। लैलावती अभी शमशान घाट से काफ़ी दूर थी कि उसकी तेज नज़रों ने एक सुंदर नारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो बहुत हैरान हुई कि यह कौन नारी है जो इतनी रात को बेधड़क इसी तरफ चली आ रही है। हालांकि रात को बूरा नदी की तरफ तो कोई मर्द भी नहीं आता। उसने सोचा शायद ये नारी जोधपुर की तरफ जा रही है। लैलावती वहीं खड़ी उस नारी का इंतजार करने लगी। जब वो नारी लैलावती के करीब पहुंची तो लैलावती ने उसकी सुंदरता और उसके गुदराए हुए शरीर को देखकर तुरंत ही कोनत लगाया कि यह कोई कंवारी कन्या है। लैलावती उस कंवारी कन्या को नहीं पहचानती थी। लैलावती उसकी सुंदरता में ऐसी खोई कि उसे पता ही ना चला कि कंवारी कन्या उसके करीब से गुजरकर आगे बढ़ गई। जब वो लैलावती से थोड़ी दूर पहुंच गई तो तब लैलावती को होश आया कि ये मुझे क्या हो गया था। उसने सोचा कि चलो मैं उसकी सुंदरता में खो गई, लेकिन वो कन्या कहाँ खोई हुई थी जिसने मुझसे ये तक ना पूछा कि मैं कौन हूँ और इस वक्त कहाँ से आ रही हूँ या कहाँ जा रही हूँ। अरे ये क्या, इस कन्या ने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है। मुझे मालूम करना चाहिए कि ये कन्या कौन है और इस वक्त कहाँ जा रही है। ये ख्याल आते ही लैलावती भागकर उस कन्या के पास पहुंच गई। लैलावती ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। क्या बात है, मुझे क्यों रोका है तुमने?